हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसमें आप सारे क्लासेस कवर कर रहे हो सभी सब्जेक्ट का, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी। हिंदी में यदि हम बात करें तो किस चैप्टर से शुरुआत होगी, वो यहीं से शुरुआत होती है वैसे भी हिंदी की, तो वर्णमाला से आज हम शुरू करेंगे। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी पेन जो है अपने पास रखिए, उन्हें लिखना बाद में है, पहले यहाँ पर देखते रहिएगा। ओके, तो आज शुरू करेंगे हम वर्णमाला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्णमाला में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को ही पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा की क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है, तो आपसे यदि आप क्वेश्चन कोई पूछता है या फिर पेपर में आता है तो आप बताओगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब बात आती है कि आपने जो मैंने ये बताया है कि व्यवस्थित समूह, तो दिक्कत हमें यहाँ आती है। सबसे पहले हमें ना यही नहीं पता है कि व्यवस्था क्या है। जैसे आपसे ना लाइन में खड़ा होने के लिए पहले बोलते होंगे, छोटी क्लासेस में जब आप होते थे तो उस समय टीचर्स क्या कहते थे जब प्रेयर होती थी कि बेटा लाइन में ठीक से खड़े हो जाइए। तो आप अगर आप व्यवस्था जानते हो तो आप कैसे खड़े होंगे। जो सबसे छोटा बच्चा है वो सबसे आगे खड़ा होता है, उसके बाद जिसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है वो होता है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद। ये तो लाइन का मैटर हो गया। ऐसे ही जो वर्ण होते हैं इनको भी एक व्यवस्थित समूह में रखा जाता है। यदि व्यवस्थित समूह में वो रखे हुए हैं तो ही हम उसे वर्णमाला कहेंगे। जैसे आप लाइन को पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके व्यवस्था आपने बैठाई थी। इसमें क्या होगा, इसमें पहले स्वर आएंगे और उसके बाद आते हैं व्यंजन। पहली तो ये व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था क्या है, दूसरी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्णों का उच्चारण होता है उसमें 5 जगह से उच्चारण होता है। कौन कौन सी 5 जगह, ये आपको याद रखनी है। तो थोड़ा सा यहां से पहले हम इस व्यवस्थित समूह जो मैंने लिखा है ना, इसको क्लियर कर लेना। आप देखो, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि एक कंठ जगह होती है जो कि हमारे यहाँ पर गले में होता है। आपने साइंस भी साथ के साथ कर ही रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ लैरिंग्स होता है, यहीं से आवाज उत्पन्न होती है, तो इसी को हम कहते हैं कंठ। कंठ से कुछ वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें कहेंगे हम कंठ्य वर्ण। तो सबसे पहला ये हमारी जगह हो गई जिसे हम कहेंगे व्यवस्था में बिठाना, मतलब जितने भी वर्ण हैं सबसे पहले यहां से आवाज आती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरी जगह होती है तालु, और जो वर्ण तालु से बोले जाएंगे उन्हें कहेंगे हम तालव्य वर्ण। तीसरी जगह होती है मूर्धा, चौथी दंत या दंत्य भी कह देते हैं, और पांचवी होती है आपकी ओष्ठ है। 5 चीजें बताइए मैंने। सबसे पहला कंठ, तो नंबर 1 आपको याद रखना है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और 5वां ओष्ठ। यहां तो ये क्वेश्चन बनता ही है, रीजनिंग में भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, 5 दे रखे होंगे आपको ऐसे करके, एक नंबर पे ये दे दिया, दूसरे पे ये दे दिया, तीसरे पे ऐसे करके, और बताए आपसे पूछेंगे व्यवस्था या तो व्यवस्थित कीजिए या फिर श्रृंखला में ठीक से लगाइए। तो 5 जगह अभी से आपको याद रख लेनी है। क्यों, क्योंकि आपसे डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा वर्ण जो है कंठ्य है, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा मूर्धन्य है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे बनता है। क्लियर है। तो ये व्यवस्था है कि सबसे पहले वर्ण कंठे से आवाज आती है, फिर तालु से आती है, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से। ये चीज आपको याद रखनी है पहली। अब बात आती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, पहला क्वेश्चन बन गया। कितने होते हैं, 52, 52 वर्ण होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा आपसे कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। क्लियर है। वर्णमाला को यदि हम देखें तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा, पहले है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, ये स्वर हो गए और यहाँ पर हो गया व्यंजन।
तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वरों के बारे में। आगे इसके बारे में, व्यंजन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला आपको स्वर पता होना चाहिए, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। पहले इसको डिफाइन करते हैं। आपको याद रखना है जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब इन्हें बोलने में या लिखने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं इनको बोलने और लिखते समय किसकी सहायता ली जाती है बच्चों? स्वरों की। जैसे मैंने यहाँ पर एक व्यंजन लिख दिया का, तो ये का यदि पूरा लिख रहा है तो ये व्यंजन है। और इसकी ही बात करें तो इस का में का ये वर्ण है और आ क्या है? इसमें आ छुपा हुआ है क्या? स्वर। मतलब इसे हम यदि पूरा लिखते हैं तो आ इसमें छुपा हुआ है, ये याद रखना है। जितने भी व्यंजन है, 33 व्यंजन होते हैं, याद रखना है आपको 33 व्यंजन। तो इन व्यंजनों में स्वरों का लोप होता है, मतलब स्वर इसमें ही छुपे होते हैं, ये याद रखना है। कोई भी व्यंजन हो, कै हो, चा हो, छ हो, टे हो, कोई भी व्यंजन हो, उन सभी में क्या छुपा हुआ होता है? स्वर छुपा हुआ होता है। कौन सा? आ। क्लियर है? स्वर की बात करें हम तो यहाँ से आपने क्या सीखा? हाँ, यहाँ से हमने सीखा कि जो व्यंजन होते हैं ये बिना स्वरों की सहायता से ना तो लिखे जा सकते हैं और ना ही बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बोले जाते हैं किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। अब बात आती है स्वर की, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? तो आपको बताना है स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा पता है आपको? एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्वर जो है इसके कितने भाग हैं, ये कितने प्रकार का है। मुख्य रूप से आपने बताना है 2 प्रकार के हैं। क्लियर है? ह्रस्व स्वर जो होता है इसी को हम कहते हैं लघु स्वर, और जो दीर्घ स्वर होता है इसी को हम कहते हैं गुरु स्वर। ये आपको देखने को मिलेगा कई जगह ह्रस्व नहीं दे रखा होगा तो लघु दे रखा होगा, और यदि दीर्घ नहीं दे रखा होगा तो गुरु दे रखा होगा। क्लियर है? अब बात आती है ह्रस्व स्वर कितने हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं, या फिर लघु स्वर या गुरु स्वर कितने हैं। तो आपको बताना है ह्रस्व स्वर जो हैं इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा? अ, ई, उ और रे। आ छोटा, ई छोटी, उ छोटा और रे। ये क्या है? तो ये ह्रस्व स्वर या फिर कहेंगे इन्हें लघु स्वर है। बात आती है दीर्घ स्वर की या फिर गुरु स्वर की, तो आप बताओगे दीर्घ स्वरों की संख्या बच कितनी गई? 7। क्यों? क्योंकि स्वर कितने हैं? 11। 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी बताऊंगी आपको 3 क्वेश्चन पे आंसर कैसे लगाना है, कैसे उत्तर लगाओगे आप, क्योंकि 3 क्वेश्चन बनेंगे स्वर से, मैं अभी बताऊंगी आपको। अभी यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर की बात करें तो 7 बच गए। 7 कौन कौन से? तो पहले देखो आ लिखा है यहाँ पर, तो आ यहाँ आ गया, यहाँ क्या आएगा? बड़ा आ। यहाँ छोटी ई है तो यहाँ क्या आएगी? बड़ी ई। यहाँ छोटा उ है तो यहाँ क्या आएगा? बड़ा उ। यहाँ पर री है तो इसके आगे का क्या आता है? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हो गए? देखो 2, 4 और 6 और 1 7। ये क्या हो गए? आपके दीर्घ स्वर हो गए। क्लियर है? एक बार रिवाइज करो, आगे मैं बताती हूँ। एक प्रकार होता है ह्रस्व स्वर में। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ह्रस्व स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है? आपने बताना है 1 मात्रा का समय लगता है। क्लियर है? दीर्घ स्वरों में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 2 मात्राओं का समय लगता है। क्लियर है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की संख्या कितनी है, कितनी बताओगे? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर की या गुरु स्वर की संख्या कितनी है? तो आपने बताना है कितनी है? 7। 7 कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। क्लियर है? एक चीज और याद रखना, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना छंद भी पढ़ेंगे हम। छंदों में क्या होता है? छंद 2 प्रकार का होता है, आपको पता होगा, वार्णिक और मात्रिक। वार्णिक जो छंद होता है उसमें वर्णों को गिना जाता है और मात्रिक में मात्राओं को।
तो मैं अभी से आपको बता देती हूँ, जब हम मात्राओं को गिनेंगे ना तो आप याद रखना कि जहां पर हम ह्रस्व स्वर की गिनती करेंगे वहां मात्रा कितनी लगेगी, 1। और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की जहां पर भी हम मात्रा गिनेंगे वहां पर कितनी मात्रा लेंगे हम, 2। लेकिन जब हम मात्राओं को गिनते हैं तो उस समय एक ऐसे लिखेंगे और दीर्घ के लिए एस बनाएंगे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, मात्राओं को, कौन सी, दीर्घ वाली। क्लियर है। अब बात आती है, एक प्रकार और होता है स्वरों का, आपको पता है कौन सा, जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है प्लुत स्वर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो प्लुत स्वर में आप कहोगे कि मैम ह्रस्व स्वर से यहां तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय बोलने में, जब हम बोलेंगे इसका उच्चारण करेंगे तो कितना समय लगेगा, ह्रस्व स्वर से तिगुना, या फिर कहें दीर्घ स्वर से भी अधिक। जैसे मैंने यहां पर ओम लिखा, तो ओम का उच्चारण आप करते समय, यहां पर ओम जब उच्चारण करते हो तो ओम ऐसे बोलते हैं, लेकिन उच्चारण करते समय हम कैसे बोलते हैं, ओम, उच्चारण होता है। तो ऐसे करके थोड़ा लंबा जब हम खींचते हैं, या फिर हम कहेंगे किसी का संबोधन करने पर जो स्वर की आवाज जो पीछे तक खींची चली जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन यहां से और बन गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो आप 3 लगा सकते हो, 3 आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य रूप से लिखा है कि आप मुख्य रूप से स्वरों के कितने प्रकार बताते हो, तो मुख्य रूप से आप 2 ही बताने आपको, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। अब 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, क्या क्या, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रफ कर देती हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि जो स्वर होते हैं ना कितने हैं, तो आपको आंसर लगाना है स्वर 11 है। देखो सबसे पहला 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वर, हिंदी में स्वर कितने हैं, तो आपको 11 बताने हैं। कौन कौन से, अ, बड़ा आ, ई, उ, उ, उसके बाद री, ए, आई, ओ और औ। ये यदि आप गिनते हो, देखो 2, 4 और 5, 2, 4 और 6, 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो ये तो है स्वर 11। क्वेश्चन दूसरी तरह से आपकी बार आया है, क्वेश्चन कैसे, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर अब चेंज हो जाएगा। अब आंसर आपको 11 नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि हिंदी में जो कुल स्वर है उनमें ये अंग और आहा ये दोनों ले लिए जाते हैं। कैसे, यहां पर ये सारे ही आएंगे, इनको और लेकर के ये यहां पर रिपीट हो जाएंगे, और अंग और आहा ये 2 स्वर और आ जाते हैं, जो कि हिंदी के साथ साथ ही ये ज्यादा प्रयोग किसमें होते हैं, संस्कृत में। तो यहां चीज आपको याद रखनी है कि कुल स्वरों की संख्या यदि पूछता है तो आंसर 13 होगा, लेकिन कुल नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ ये पूछा है स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर कितना लगाना है, 11। क्लियर है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन क्या, आपने बताना है मूल स्वर, यदि आपसे पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या बताइए, तो आपको कितने बताने हैं, 10 बताने। कितने बताने, 10। अच्छा यहाँ 11 थे, यहाँ 10 रह गया, मतलब इनमें से एक खत्म, कौन सा गया, तो री हट जाएगा यहाँ से। यदि आपसे पूछे मूल स्वर कितने हैं, तो आपको 10 बताने हैं। यदि कुल स्वरों की संख्या पूछेगा 13 बताने हैं, और यदि पूछे कि स्वर कितने हैं, तो आपको बताने हैं 11। क्लियर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। मात्राएं क्लियर है। एक मात्रा की अगर बात करें तो एक ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और 2 मात्राएं ऐसे ऐसे। क्लियर है, आगे करें, चलो। स्वरों में ही आपको 2 चीज, देखो यहाँ अंग और आहा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अंग और आहा होता है, इनको किस नाम से जाना जाता है। देखो पता है आपको, ये जो अंग है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुनासिक
स्वर। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से पूछेगा निम्न में से अनुनासिक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है अनुनासिक कहते हैं हम किसे, अंग को, छोटी अंग जो होता है ये जो है इसे क्या कहते हैं हम, विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, यदि ये दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, कैसे क्वेश्चन, मान लो यहां पर लिखा हुआ है अंग और आहा, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, दोनों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इस समय आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं अंग और आहा, इसे हम सम्मिलित रूप से कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह। तो एक क्वेश्चन और बन गया, आपसे पूछेगा अयोगवाह की संख्या कितनी है, आपने बतानी है 2। कौन कौन से, अंग और आहा। अंग जो है इसको अलग से नाम यदि पूछता है इसका, तो क्या बताना है, अनुनासिक। और यदि इसका पूछे आह का, तो आप बताओगे क्या कहते हैं, विसर्ग। क्लियर है, आगे करें। चलो आगे याद रखना है आपको कि कुछ ना संयुक्त ये स्वर भी होते हैं। अगर संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त जैसे ही आपका, सबसे पहले ये बताओ संयुक्त आप जानते हो, अरे मैथ पढ़ते हो और मैथ में एक टाइम एंड वर्क का चैप्टर आता है ना, तो उसमें ए ने बी के साथ मिलकर के यानी संयुक्त रूप से इतने दिन काम किया और छोड़ दिया, वो वाला पढ़ते हो क्वेश्चन, ऐसे ही यहाँ पर है। मतलब हम देखेंगे यहाँ पर कि स्वर आपस में जुड़ेंगे और उन जुड़ने के बाद में एक नया स्वर बनेगा जिसे कहेंगे हम संयुक्त स्वर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आपने बताने हैं संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ए, आई, ओ और औ, ये 4 हो गए। 3 होंगे ऑप्शन में से, इसमें से एक नहीं होगा, एक अलग से होगा, तो ऐसे ही करके पूछ लेगा कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपको पहले तो ये याद रखने हैं कि कितने हैं, 4। अगर बात करें कि चारों में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले ये किस किस से मिलकर बनता है, वो किससे बनता है, तो आप ऐसे बताओगे। देखो यहाँ पर चारों में कॉमन चीज क्या है, तो आपको कॉमन बताना है, छोटा आ जो है ये कॉमन है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अब यदि छोटा आ जो है इसके बाद में छोटा ई हम सम्मिलित करते हैं, मिला देते हैं, तो यही क्या कहलाता है, छोटी ए कहलाती है। मतलब इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। ए तो कॉमन है, यदि आ के बाद में अब की बार हमने क्या बड़ी ई, तो ये क्या कहलाएगा, बड़ी ए कहलाएगा। क्लियर, आ कॉमन है, आ के बाद में यदि छोटा ऊ हम इसमें सम्मिलित करते हैं, मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, छोटा ओ। और अब तो आप समझ भी गए होंगे कि आ के बाद आएगा क्या, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर यदि हम आ के साथ में बड़ा ऊ सम्मिलित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आप बताओगे क्या आता है, औ बन जाता है। क्लियर है, तो यहां से आपने पढ़े संयुक्त, नहीं अभी और भी मैं करा रही हूँ, अभी तो रह गया बहुत सारा टॉपिक। तो संयुक्त स्वर की जो बात करें हम, तो यहाँ पर आपको 4 बताने हैं, 4 ए, आई, ओ, औ, इनसे मिलकर बने हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो जीव होता है, जिह्वा, इसके आधार पर स्वरों को ना विभाजित किया गया है, बांटा गया है। कैसे, देखो मैंने साइंस में आपको जीभ कराया था टॉपिक, पाचन तंत्र में कराया था, याद है? जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखे, साइंस वाले प्लेलिस्ट को खोले और उसमें से निकाल के देखना, पाचन तंत्र में कराया था। तो जीभ के भाग भी कराए थे, उसमें टेस्ट बताया था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे जो स्वर होते हैं, कौन सा भाग कौन से उससे बोला जाता है। ठीक है, देखो यहां आपको याद रखना है कि जीभ के ना 3 भाग हैं। कौन कौन सा, तो पहले मैं हेडिंग बना देती हूँ, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
और नोट्स आप बनाते रहिएगा। जिह्वा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है ये कितने भागों में इसे बांटा गया है? 3 भागों में। अगर जीभ के अगले वाले हिस्से से कोई स्वर बोला जा रहा है जिसका उच्चारण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अग्र स्वर। अगला वाला भाग तो अग्र स्वर हो गया। वही अगले से नहीं बोला जा रहा है, मध्य से बोला जा रहा है, बीच से बोला जा रहा है, तो उसमें दूसरा हमने क्या कह दिया? उसे कह दिया मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा बच्चा बच्चों? पश्च स्वर। मतलब जो जीभ के अगले वाले से जो वर्ण बोले जाते हैं या जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें हम कहेंगे अग्र स्वर। जो मध्य से बोले जाएंगे उन्हें कहेंगे हम मध्य स्वर। और जो पीछे वाले हिस्से से बोले जाएंगे, पिछले वाले हिस्से से बोले जाएंगे, उन्हें कहेंगे हम पश्च स्वर। क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे, अग्र स्वर कितने हैं? तो आपको बताना है अग्र स्वर है 4। कौन कौन से? तो देखो, छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई। ये क्या है आपके? ये है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर मतलब छोटा ई कहां से बोला जाता है? जीभ के अगले वाले हिस्से से। इस वजह से क्या कह दिया? अग्र स्वर कह दिया। उसके बाद ये भी यही से बोलता है, अग्र स्वर कह दिया। ये 4 आपको याद रखने हैं कि ई और ए आई ये दोनों आते हैं चारों। तो आपने क्या बताना है? इनमें से अग्र स्वर है। क्लियर है? यदि आपसे मध्य स्वर के बारे में पूछ ले तो मध्य स्वर एक ही है। कौन सा? छोटा आ। और उसके बाद में जितने भी बचे हैं वो किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। जैसे देखो यहां पर देखिए, आ यहाँ है, क्या नहीं है? बड़ा आ। तो मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर बड़ा आ लिख दिया। बड़ा आ के बाद में क्या आएगा? छोटा ऊ, क्योंकि ऊ भी तो नहीं है यहाँ पर। फिर क्या आएगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद में देखिए यहाँ ए और आई दोनों आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? ऊ और औ। और एक चीज और याद रखनी है बच्चों आपको कि यहां पर ये भी आएगा। और अब ये क्या है? ये आपका आता है आगत स्वरों में। सॉरी, आगत स्वरों की यदि हम बात करें तो आगत स्वर और आगत व्यंजन दोनों ही होते हैं। जैसे आप डॉक्टर लिखते हो तो डॉक्टर को ऐसे लिखा जाता है। तो डॉक्टर, ये वाला जो ओ की मात्रा लगी हुई है ये भी किस में आता है? तो ये भी किस में आता है? पश्च स्वर में। अच्छा, आगत व्यंजन क्या होता है? तो वे व्यंजन जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हों। और जैसे कि आपने देखा होगा ज किसका है? हिंदी का शब्द है। लेकिन ज के नीचे यहाँ पर एक नुक्ता लग जाए या बिंदु लग जाए तो यही आगत व्यंजन में हो जाता है कन्वर्ट। ऐसे ही फ जो है, फ क्या है? ये हिंदी का है। लेकिन फ के यहाँ पर फ हो जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? आगत व्यंजन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो मात्रा होती है औ की, ये किस में आता है? पश्च स्वर में आता है। किस में आता है? पश्च स्वर। क्लियर है? एक चीज और याद रखनी है आपको, जैसे जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, ऐसे ही ओष्ठाकृति के आधार पर भी, यानी होठों की आकृति के आधार पर क्या है? इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब ये तो आपको भी पता होगा कि ओष्ठ यानी जो होठ होते हैं इनकी आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। यहां पर आपको याद रखना है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो बताना है आपको 2 भागों में। कौन कौन सा? देखिए, एक होगा वृत्तमुखी, और एक होगा आवृतमुखी। वृत्तमुखी की बात करें तो मतलब जिन स्वरों को बोलते समय होठों की आकृति कैसी हो जाए? गोल, उनको कहेंगे वृत्तमुखी, या गोलाकृति भी कह देते हैं कई बार। और जिनमें गोल आकृति ना हो उसको क्या कहेंगे? आवृतमुखी कहेंगे। तो आपको पता चला कि होठों की आकृति के आधार पर कितने भाग हैं, कितने वर्गीकरण किया? 2 भागों में कर दिया। क्लियर है?
अच्छा, कौन कौन से हैं वृत्तमुखी, तो आप बताइए। देखो हम बोल के देखते हैं। आ बोल रहा है, ओ हो रही है नहीं तो यहां से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और औ, ये भी आएगा इसमें। तो ये क्या हो गए, ये वृत्तमुखी स्वर हो गए। मतलब इसमें इनको जब हम बोलते हैं तो होठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। उसके बाद में आवृत्तमुखी में कौन कौन से आएंगे, तो आपको बताना है मैम, जो भी बच गया अब इसमें आ जाएगा सारा, है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है ऊ से शुरू किया है, तो इससे पहले भी तो बच गए हैं, वो किस में आएंगे, इसमें आएगा छोटा आ, बड़ा आ, ई, उसके बाद में ए, आई, ये जितने भी बच गए हैं उसके बाद आएंगे आवृत्तमुखी में। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर याद होना चाहिए। इसके बाद में जो हम करेंगे वो करेंगे व्यंजनों को। तो आज मैं थोड़ा सा आपको शुरू करा देती हूँ, क्योंकि व्यंजन का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। अगर हम उसको क्लियर आज करना चाहें तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा वीडियो लंबी जाएगी। तो इस वजह से हम शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम सिर्फ मेन को देखेंगे। जैसे स्पर्श व्यंजन है, आज मैं स्पर्श व्यंजन आपको करा देती हूँ। तो यहां तक यदि आपको क्लियर है तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैंने। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्वर जो होते हैं वो कितने हैं, तो स्वर कितने हैं 11, कुल स्वरों की संख्या कितनी है 13, और मूल स्वर कितने हैं 10। स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन सा, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को क्या कहते हैं, लघु, दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु स्वर। क्लियर है। एक प्रकार का और होता है प्लुत स्वर, जिसमें ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उसे कहते हैं हम प्लुत स्वर। क्लियर है। स्वर हमने पढ़े कि स्वर संयुक्त स्वर भी होते हैं, कितने, 4, कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और ओ, औ। किस किस से मिलकर बने हैं आप बताइएगा। फिर बात हमने करी कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया और कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में। जीभ के अगले हिस्से से जो इनका उच्चारण होता है अग्र स्वर कह दिया, मध्य से होता है तो मध्य स्वर बोल दिया, और पश्च यानी पीछे से होता है तो पश्च स्वर कह दिया। क्लियर है। होठों की आकृति के आधार पर भी हमने पढ़ा, तो होठों की आकृति 2 ही प्रकार की हो सकती है, या तो गोल होगी या नहीं होगी। तो जो जिन स्वरों को बोलते समय होठों की आकृति गोल हो जाती है उन्हें कहेंगे वृत्तमुखी। जिनमें गोल आकृति नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, आवृत्तमुखी। क्लियर है, यहां तक हमने पढ़ा है। आगे करें, आगे थोड़ा ध्यान दोगे। देखो आपसे पूछा जाएगा व्यंजन, तो व्यंजन में सबसे पहला आपको कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, जिनमें से आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे स्पर्श व्यंजनों के, क्योंकि ये आपका होमवर्क भी रहेगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, कितने हैं, 25 है। 25 है, कौन कौन से, तो पहले आप वर्ग याद रखिए कि वर्ग कितने हैं, तो 5 वर्ग है। अच्छा, इसमें भी वर्ग पढ़ता है, पढ़ना पड़ता है हमें, मैथ में तो वर्ग पढ़ते हैं, इसमें भी। हाँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको। मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ये लिख लिया होगा आपने। यहाँ पर हम वर्ग बनाएंगे इसके। सबसे पहला जो है वो है कै वर्ग। याद रखना आप, मेरे साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि ये लिखने वाला भी काम है, होमवर्क भी आपका। उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो आपसे यदि क्वेश्चन बनता है कि वर्ग कितने हैं हिंदी में स्पर्श व्यंजनों में, तो आपने 5 वर्ग बताने हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क च ट त प। यह जो कै वर्ग है, ये आपसे अगर पूछता है कि ये कहाँ से बोला जाता है, तो 5 चीजें याद हैं, शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, वो यहाँ काम करेंगे। कै वर्ग जो बोला जाता है ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तालु से। ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। त वर्ग कहाँ से बोला जाता है, दंत से। और प वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से, ओष्ठ से। क्लियर है। कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, इस वजह से इसे कहा जाता है कंठ वर्ग। चलो मैं इधर से, यहाँ इधर से लिख देती हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कंठ वर्ग। दूसरा इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे तालव्य वर्ग।
तीसरा, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे मूर्धन्य वर्ग। इसे क्या कहेंगे, तो आप बताओगे तय वर्ग को कहेंगे दंत्य वर्ग। और कौन सा बच गया, ओष्ठ्य वर्ग। तो ये 5 चीजें आपका होमवर्क भी है, याद रखिएगा। सबसे पहला कंठ वर्ग होता है, उसका तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। अब 25 के 25 व्यंजन यहां लिख रही हूं मैं, याद भी रखने हैं आपको, मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है, क्लास में। सबसे पहला चलो, ये बन गया 5। कै वर्ग में सबसे पहला क्या आएगा, उसके बाद ख, ग, घ और अण। क्लियर है। च, छ, ज, झ और अण। इया भी बोलते हैं, इसको याद रखना, इया अण। उसके बाद ट के बाद ठ, ड, ढ, अण। नहीं, ये ट ठ रह गया यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर ट रह गया था स्टार्टिंग में। ट, ठ, ड, ढ और अण। उसके बाद त, थ, द, ध और न। उसके बाद क्या आया, प, फ, ब, भ और म। ये चीज आपको याद रखनी है। ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा जो वर्ग होता है, आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को, प्रत्येक, मैंने क्या बोला, प्रत्येक वर्ग, तो पहला वर्ग हो गया, प्रत्येक वर्ग का 5वां, मतलब ये यहां पर जो लिख रहे हैं लास्ट में, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं नासिक व्यंजन। क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन। मतलब आपसे यहां से क्वेश्चन बन जाए, जैसे ये दे रखा है, एक ये दे दिया, एक ये 3 हो गए, एक दे दिया जय, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा नासिक व्यंजन नहीं है, या फिर 3 इनमें से दे देगा, एक इधर से दे देगा, 5वें, प्रत्येक वर्ग के 5वें में से कौन सा भी। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है, आपको याद रखना है, नासिक व्यंजन कहलाता है। क्लियर है। एक और चीज यहां देखिए, यहां पर जो पै वर्ग है, ये कैसा है, ओष्ठ्य वर्ग। मतलब अगर होठ चिपकेंगे तो ही हम इसे बोल सकते हैं। देखो, पैसे पापा बनता है, पापा बोल के देखिए, तो पापा बोल सकते हो होठ बिना चिपकाए, नहीं बोल सकते। फैसे फूफा, बाबा, भाभी, मामा, बोल सकते हो, नहीं। तो ये चीज और याद रखनी, ये बहुत ज्यादा आती है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, कि जो पै वर्ग है, ये कैसा वर्ग है, ओष्ठ्य वर्ग। सभी का पूछ सकते हैं आपसे। तो नासिक व्यंजन किन्हें कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग। क्लियर है। यहां तक आज हम अपनी क्लास को यही स्टॉप करते हैं, यही रोकते हैं। तो आगे रिवाइज करते रहिएगा। अगर रिवाइज नहीं करते हो आप, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास को देखते रहिए, तो ओके।